अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का टॉपिक कर रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे पहले आपने इसका जो पहला लेक्चर सुना था उसमें हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ये वाली चीज़ें समझी थी। तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट पूरी एफर्ट करते रहे कि उन्हें पूरा स्पेक्ट्रम समझ आए। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक के इस चैप्टर को समझने से कासिर है उनके लिए छोटी सी डायग्राम पहले आप देख लें कि अगर हम वेवलेंथ का एक बैंड ग्राफ ले लें, मसलन हम ये लाइंस खींच लेते हैं कि मेरे लेफ़्ट से राइट की तरफ वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा से कम हो रही है, यानी वेवलेंथ जहाँ पे लिखा हुआ है इससे लेफ़्ट की तरफ आप ये समझ लें कि ये ग्रेटर वेवलेंथ है और उस तरफ को जाएंगे तो फिर शॉर्टर होती जाएगी वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएं तो वो इससे रिवर्स बनता है। फ्रीक्वेंसी जहाँ वेवलेंथ ज़्यादा होती है वहाँ फ्रीक्वेंसी कम होती है और जहाँ वेवलेंथ कम होती है वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो अब इसी में अगर हम एक रीजन बनाते हैं, हम ये कहते हैं कि ये विजिबल रीजन है, रेड से लेके और वायलेट कलर तो मेरे पास मार्कर में मौजूद नहीं है तो मैं इसको ब्लू कलर से शो कर देता हूँ इसके एंड को कि ये विजिबल रीजन है। तो इस विजिबल रीजन के अंदर आपको 7 कलर्स नज़र आते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट इस तरफ होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर रेड। उल्टा लिखा है मैंने इसमें क्योंकि वेवलेंथ इस तरफ इसकी शॉर्ट हो रही है। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ऑरेंज की उससे कम होगी, येलो की उससे कम होगी, ग्रीन की उससे कम होगी। इस तरह कम होते हुए वॉयलेट की विजिबल कलर में वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो वेवलेंथ की स्टडी चल रही थी और फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट स्पेक्ट्रम के लिए। अब रेड से आप पीछे की तरफ अगर आते हैं तो रेड से पीछे की तरफ जो कलर हैं उनको इंफ्रारेड कहा जाता है। ये इंफ्रारेड है। और अगर आप वायलेट से आगे की तरफ जाते हैं तो फिर इसको अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है, यूवी जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह ये एक पूरी स्पेक्ट्रम रेंज है लाइट की, कलर्स की, लाइट के कलर्स की, जिसको आपने इसमें स्टडी करना होता है। तो 19th सेंचुरी में इस पे काम चलता रहा और मुख्तलिफ साइंटिस्ट इसके ऊपर काम करते रहे। वो एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना के स्क्रीन के ऊपर प्रिज्म या लेंसेज के ज़रिए उसके स्पेक्ट्रम को डेवलप करके देखते रहे, स्टडी करते रहे। तो एक साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले एक फार्मूला डेवलप किया उसका नाम था बाल्मर। हम इस तरह पढ़ते हैं बाल्मर, तो वो मे बी इसका एल साइलेंट हो इसमें, तो बामर सीरीज भी पढ़ते हैं। तो उसने एक सीरीज ऑफ वेवलेंथ डेवलप की और उसका फार्मूला उसने ये बताया कि 1/λ इक्वल्स टू RH, रिडबर्ग कांस्टेंट इसे कहते हैं, इनटू ब्रैकेट में 1/2² माइनस 1/n²। ये फार्मूला इसने बताया। यहाँ पे n की वैल्यू जो है 2 से आगे शुरू होगी। अगर यहाँ 2 लिखा है तो n की वैल्यू 3, 4, 5 अप टू सो ऑन रखी जा सकती है। अब जब हम इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे तो वेवलेंथ का जो भी आंसर आएगा वो आमतौर पे इसमें विजिबल रीजन में हमें मिलता था। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो होती है 1.0974 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स इसकी यूनिट है।
तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आपको न्यूमेरिकल आ जाता है कि मसलन बाल्मर सीरीज़ के अंदर जो है वो आप n की वैल्यू 3 पुट करके वेवलेंथ कैलकुलेट करें, या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करें बाल्मर सीरीज़ में। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी? जब 2 के बाद फौरन वाला जो नंबर है n की जगह पुट कर दिया जाए तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी। और अगर क्वेश्चन आ जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो 2 के बाद आप n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी। इट मीन्स कि कोई पूरा प्रोसेस इसके पीछे क्या है? इट मीन्स कि कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो अपने स्टेट से जंप करके किसी और स्टेट के ऊपर जा रहा है। तो उसने यहाँ से जंप की और ऊपर एक्साइटेड स्टेट में आ गया, फिर इसने वापस जंप डाउन की, तो इसने वेवलेंथ एक लाइट फोटोन एमिट किया। अब इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी? अगर हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इस फार्मूले की रेंज में ये आता है, तो ये विजिबल रीजन की वेवलेंथ होगी। ये सबसे पहले डिस्कवर हुई, बामर ने इसको डिस्कवर किया और ये फार्मूला उसने बना के दिया। फिर उसके बाद ये होता गया कि एक के बाद एक जो सीरीज़ है वो डेवलप होती चली गई और उनको सीरीज़ को मुख्तलिफ जो है वो साइंटिस्ट ने जब डिराइव किया तो उसके ऊपर मुख्तलिफ नामों से हम उनको लिख सकते हैं। मसलन लीमन की सीरीज़ सबसे पहले लिखी जाती है, तो उसके लिए फार्मूला बनेगा 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इसमें n की वैल्यू 2 से शुरू होगी। फिर दूसरे नंबर पे बामर आती है, वो ऊपर भी लिख दी हमने, इधर दोबारा लिख देते हैं, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इसमें n की वैल्यू 3 से शुरू होगी। तीसरी पास्चन की सीरीज़ 1/λ RH 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। चौथी ब्रैकेट की सीरीज़, ये सब साइंटिस्ट के नाम से, 1/λ RH 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। आखिरी फंड सीरीज़ P फंड उसका नाम लिखा जाता है, तो 1/λ RH 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो इसमें आप देखें कंटिन्यूसली इधर डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ रहा है, पहले जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्क्वायर में डिनोमिनेटर, आगे n की वैल्यू चेंज होगी। मसलन 5 है तो n की वैल्यू 6 से शुरू हुआ करेगी, 4 है तो n की वैल्यू 5 से शुरू हुआ करेगी। तो इसका फिर एक जनरल जो फार्मूला है वो बना लिया गया, जनरल फार्मूला तो वो जनरल फार्मूला जो है वो बनता है 1/λ RH 1/p स्क्वायर, हम लिख देते हैं इसको, माइनस 1/n स्क्वायर। तो n की वैल्यू p से एक ज़्यादा से शुरू होगी हमेशा, p+1 p+2 p+3 अप टू सो ऑन। तो ये एक जनरल फार्मूला। अब इसमें आप p की जगह 1 पुट करेंगे तो ये लीमन सीरीज़ बन जाएगी, p की जगह 2 पुट करेंगे तो बामर सीरीज़ बन जाएगी, p की जगह 3 पुट करेंगे तो ये पास्चन की सीरीज़ बन जाएगी। तो बामर से आगे जो सीरीज़ है वो इंफ्रारेड रीजन में चली जाती है। तो इट मीन्स कि हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में विजिबल और इंफ्रारेड को वेवलेंथ्स को और फ्रीक्वेंसीज को स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन थी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में आपने मेनली जो है वो उसके पास्टुलेट्स से इसको तैयार करना है।
पास्चुलेट से इसको आपने तैयार करना है। तो इसमें आपकी बुक में जो है वो 3 पास्चुलेट्स केपी के बुक में गिवन है। तो वो हम ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।